हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। दोस्तों, मेरा मिशन है कि लुसेंट को पूरा की पूरा कंप्लीट करना, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो कि जब तक आप लाइन बाय लाइन जो है आप नहीं पढ़िएगा, तब तक आप कौन सी लाइन से कहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप नहीं जानते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जब जो है आप पढ़ते हैं, तो अगर हमारी वीडियो आप देखते हैं तो क्या करिए कि उस वीडियो को आप बार बार देखिए और उसे रिवीजन पे लाइए। क्योंकि अगर हम 1 घंटा का वीडियो बनाते हैं, अगर आप 2 पिक्सल पर देखते हैं ना, मतलब कि 2 की स्पीड से आप देखते हैं तो कितना मिनट हो जाता है, यानी कि 30 मिनट हो जाता है। और उसको गहनता से आधा घंटा पढ़ते हैं तो यानी कि 1 घंटा में जो आप वीडियो देखिएगा तो अब दोनों हो सकता है, या इस वीडियो को आप डबल 2 बार देख सकते हैं और उसके साथ जो है आप भी बोलते जाइए। और या जो हम क्वेश्चन जब आप पूछते हैं तो उसके साथ जो है आप भी जवाब देते जाइए। जैसे कि मान चलिए कि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए गुप्त वंश के संस्थापक कौन हैं, तो इतना बोले उसके साथ ही आपको जवाब देना पड़ेगा। और तब तक आप मन मन दे दीजिए श्रीगुप्त, तब जाके जो है आपकी तैयारी मजबूत होगी। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि आप जानते हैं कि मास्टर जो है इतना फास्ट क्यों रहता है, क्योंकि उसको क्या होता है कि बार बार वो आपके बदले जो है वो पढ़ता है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, पढ़ते नहीं उसको, उसके साथ बोलते नहीं हो, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। इसलिए क्या करिए कि थोड़ा सा उस क्वेश्चन जो पूछे तो उसके अनुसार से जवाब देने का प्रयास करिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने जो होते हैं कार्य को बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं गुप्त साम्राज्य, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा पूछा जाता है। इसलिए हम लोग टॉपिक वाइज जो है लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए निकलेंगे। जहाँ से लगेगा कि हाँ पूछने वाला है वहाँ हम पूछेंगे, जहाँ नहीं लगेगा उसको हम स्किप करते हुए सिर्फ पढ़ते हुए आगे निकल जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि गुप्त साम्राज्य का उदय जो है 30वीं शताब्दी के अंत में प्रवेश के निकट जो है कौशाम्बी में हुआ था। देखिए, गुप्त साम्राज्य का जो है वह 3री शताब्दी के अंत में कहाँ हुआ था, कौशाम्बी में हुआ था। कहता है संभवतः जो है गुप्त लोग जो है कुषाणों के सामंत थे, है ना। कुषाण के क्या थे, सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त। देखिए, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि श्रीगुप्त, है ना, ये देख रहे हैं आप श्रीगुप्त, ये श्रीगुप्त जो है यह गुप्त वंश के क्या थे, संस्थापक थे, ठीक। और ये 240 से 280 ईस्वी तक था, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच यानी कि 280 से 320 था। उत्तराधिकारी किसे कहते हैं, यानी कि श्रीगुप्त जो है राज संस्थापक थे। इसके बाद उत्तराधिकारी कौन आया था, घटोत्कच। और ये घटोत्कच कहाँ से कहाँ तक, 280 से 320 ईस्वी तक, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि गुप्त वंश का जो है प्रथम महान सम्राट कौन हुआ करते थे, चंद्रगुप्त प्रथम। कौन हुआ करते थे, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक। तो गुप्त वंश में महान सम्राट जो है चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। यह जो है 320 ईस्वी में कहाँ बैठा था, गद्दी पर। इसने लक्ष्मी, है ना, लिच्छवी राजकुमारी जो है देवी से क्या किया था, विवाह किया था। आपसे पूछा जाएगा कि यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम था वह किनसे शादी किया था, तो लक्ष्मी जो है राजकुमारी देवी से क्या किया था, विवाह किया था। इसने महाराजा धीराज, देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि महाराजा धीराज जो है किसे कहा जाता है, तो आप इजीली कह सकते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश जो है गुप्त संपद जो है वह 319 से 320 ईस्वी की जो है शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की, ठीक। आप लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देखिए, कहता है कि गुप्त संपद की शुरुआत जो है वह 319 से 320 के बीच हुआ था, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। कहता है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। देखिए, ये जो है लाइन बाय लाइन पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आप पढ़िएगा तो आप 100% जो है वह सटीक आंसर यहाँ से मिलता है। और वो क्या होता है 1-2% देता है, गड़बड़ कर देता है, जिसके कारण क्या होता है 1 ही 2 नंबर से क्या होता है, दिक्कत होता है, ठीक। तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। कभी कभी देखिएगा कि आप 0.6 या 0.2 जाता है, हजारवां भाग में होता है। तो यहाँ 1 नंबर का कितना महत्व है आप समझ सकते हैं। इसलिए होता है कि अच्छी बुक पढ़ें और अच्छी कंटेंट पढ़ें और सतर्क और सावधान हमेशा अपनी लाइफ के प्रति सतर्क रहें, ठीक। चलिए देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम जो है उत्तराधिकारी जो है समुद्रगुप्त हुआ करते थे, ठीक। तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन थे, तो समुद्रगुप्त थे, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था।
तो समुद्रगुप्त कब बैठा था? 335 ईस्वी में राजगद्दी बैठा था। आर्यावर्त के, है ना, आर्यावर्त के 9 शासकों, है ना, और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। किसने? तो किसने किया था? तो समुद्रगुप्त। ठीक, तो राजगद्दी बैठा और इसने आर्यावर्त में 9 शासकों और दक्षिणावर्त में 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आप इजीली कह सकते हैं समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसने अश्वमेध जो है करता विक्रम, है ना, विक्रमांक और परमा भागवत की उपाधि धारण की थी। तो इसने, मतलब किसने? समुद्रगुप्त जो है, जिसे हम कहते हैं भारत का नेपोलियन, ये जो है अश्वमेध करता, है ना, विक्रमांक और परमा भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कविराज किसे कहा जाता है, यानी कि भारत का कविराज किसे कहा जाता है, तो आप इजीली बोल सकते हैं समुद्रगुप्त को। ठीक, इसको कहते हैं तो समुद्रगुप्त को कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि समुद्रगुप्त जो है विष्णु का उपासक था। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है, ये जो वंश है ना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है गुप्त साम्राज्य जो है, इस वंश से जो है काफ़ी पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ से पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त जो था विष्णु का क्या थे? उपासक थे। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। समुद्रगुप्त क्या थे? संगीत प्रेमी थे। ऐसा अनुमान उसके सिक्के पर जो है बीना वादन जो है करते हुए दिखाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बीना वादक जो है वह कौन से शासक थे, तो कह सकते हैं समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के मतलब बिना वादक से क्या दर्शाता है, तो संगीत प्रेमी था। ठीक, इस चीज़ से ध्यान दीजिएगा। और जो है उसके सिक्के पर ये सब चीज़ जो है लगाया गया था, यानी कि दिखाया गया था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। देखिए ये भी बहुत पूर्ण है कि पूछा जाएगा हरिसेन जो थे वो किसकी दरबारी थे, तो आप कह सकते हैं इजली समुद्रगुप्त, यानी कि पूछ देगा कि समुद्रगुप्त हो गया। ठीक, यानी हरिसेन किसकी थी दरबारी कवि, तो समुद्रगुप्त। आप पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त का जो है यानी कि दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे। ठीक, और ऑप्शन रहेगा तो इस अनुसार सबको छाड़ना पड़ेगा। जब तक आप सही ढंग से नहीं पढ़िएगा तब तक आप इजली जवाब नहीं दे सकते हैं। कहता है कि जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति के लेख की रचना की। ठीक, हरिसेन जो है वह इलाहाबाद की प्रशस्ति का रचना किया था, हरिसेन ने किया था। जिसने मतलब इसके द्वारा, जिसने जो, ठीक, उस नेक्स्ट आगे वाले के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला जो है प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था, है ना। कौन से धारण करने वाला? परम भागवत, है ना। परम भागवत जी की उपाधि जो है धारण किसने करने वाले थे, तो समुद्रगुप्त जो है करने वाले थे। कहता नालंदा से मिले 2 त्रमलेख में समुद्रगुप्त पर परम भागवत कहा गया है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय को 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और इसके शासनकाल में चीनी बोधि यात्री जो है फहियान को भारत आया। ठीक, तो इस चीज़ को समझ गए होंगे। हम लोग यहाँ देखेंगे कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और यह उपाधि जो है सबसे, है ना, इससे पूर्व जो है 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक जो है यानी कि क्षेत्रों, है ना, क्षत्रियों पर विजय पाने के लिए उपलक्ष्य में धारण की थी। अब कहता है शक चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, राजकवि था और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैन विद्या की प्रमुख केंद्र था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान थे। किनके अनुसार से? अनुश्रुति के अनुसार से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने कवि थे? 9 कवि थे। एक जो है ना, एक कहता है मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा जाता था। महाकवि कालिदास संभवतः इसने कहता है कि आगमन, है ना, कालिदास है। अतिरिक्त इसने धनवंतरी और दपनक जो है फलित ज्योतिष के विद्वान अमर सिंह और कोशिकार शंकु वस्तुकार किसी का उसे कहते हैं, और कहते हैं ये ताल भट्ट जो है और धट करपर जो है और बड़ा मिहिर और खगोल विज्ञान एवं
वर रोची जैसे विद्वान थे। मतलब इतना दिया हुआ है लेकिन इतना पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जब हम प्रण लिए हुए हैं कि एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे तो इसलिए हम जो है पढ़ रहे हैं, ताकि पढ़े रहने के बाद क्या होता है एक माइंड में बैठा रहता है। हाँ, एक क्वेश्चन हमने टच किया था कहीं। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह जो है सचिव वीरसेन से जो है मतलम्बी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी और पहाड़ी का एक गुफा का निर्माण कराया था। कहता है वीरसेन व्याकरण, कहता है न्यायमीमांसा एवं शब्द का प्रखंड पंडित तथा एक कवि भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त प्रथम था। देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन थे? कुमार गुप्त था। गोविंद गुप्त जो है 415 ईस्वी से 454 ईस्वी हुआ था। ठीक, और देखिए नेक्स्ट है, ये देखिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त प्रथम जो है उत्तराधिकारी जो है वो कौन थे? तो स्कंदगुप्त, है ना, 455 से 467 ईस्वी हुआ था। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सूर्यदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। आपसे पूछा जाएगा कि सूर्यदर्शन झील जो है किसने किया था? तो आप कह सकते हैं स्कंदगुप्त ने। ये जो है गिरनार पर्वत पर स्थित है सूर्यदर्शन झील को पुनरुद्धार मतलब पुनः स्टार्ट किया था। स्कंदगुप्त ने कहता है कि पर्णदत्त, है ना, पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त ने शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हो गया था। और अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त थे। ठीक, मतलब अंतिम गुप्त शासक कौन थे? विष्णुगुप्त थे। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थे देश, है ना, जिसे शासक को गोपना, है ना, गोपना कहा जाता था। एक दूसरे प्रादेशिक इकाई जो है और भुक्ति प्रांत थे, और जिसके शासक जो है उपरिक्त कहलाते थे। कहता है भक्ति के नीचे विषय या जिला कहते हैं नमक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके जो है प्रमुख विषयपति कहलाते थे। ठीक, देखिए यहाँ से क्वेश्चन उतना नहीं पूछता, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़े। पुलिस विभाग के साथ साधारण जो है कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। ठीक ना, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता है? चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी जो होता है दंड पार्षद कहलाते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहा जाता था? ग्राम। ग्राम का प्रशासन ग्राम जो है सभा तथा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया किसे कहा जाता है? ग्रामीण कहा जाता थे, और अन्य सदस्य जो है महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को कहा जाता था। ग्राम जो है ना, ग्राम अगर बात करें गांव समूहों की छोटी इकाई यानी कि पीठ को कहा जाता था। गुप्त शासक जो है कुमार गुप्त दामोदरपुर, है ना, दामोदरपुर जो है त्रमपत्र में भूमि बिक्री संबंधित अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व जो है कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त काल में बलात्सर्म, है ना, बलात्सर्म वृष्टि राज विशिष्ट, और उसके बाद है कि राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला भी कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि, देखिए किस प्रकार था तो देखते हैं। यानी कि क्षेत्र कहे तो कृषि करने योग्य भूमि, वास्तु की बात करें तो वास करने योग्य भूमि, और चरागाह भूमि जो है पशुओं के चारा योग्य भूमि, और सील की बात करें ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं है। अब प्रहत की बात करें तो ऐसी भूमि जो जंगली होते थे। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होता था, यानी कि आर्थिक उपयोगिता आधार पर निम्न प्रकार की भूमि होती थी, मतलब ये ऐसी भूमि होती थी। और उसके बाद है कि सिंचाई के लिए जो है रहट यानी कि घंटी यंत्र का प्रयोग किया होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठ कहा जाता था, यानी कि श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता? ज्येष्ठ कहा। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, और इनकी स्वर्ण जो मुद्राओं को अभिलेख दिनार कहा गया। और गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्कों को जारी किया, जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। ठीक, तो यहाँ से समझ गए हैं कि गुप्त राजाओं ने क्या किए थे? चांदी के सिक्कों को जारी किया था केवल लेन देन चलाने के लिए। ठीक, तो इस चीज़ को आप समझ गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं और हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने पढ़े, और एक एक बारीक से पढ़ने के बाद क्या होता है
आज समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पर है गुप्तकालीन जो है प्रसिद्ध मंदिर, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि विष्णु मंदिर जो होता है वो कहाँ है, तिगवा जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर की बात करें तो जो है ना भूमरा, जो कि नगौदा मध्य प्रदेश में है। और पार्वती मंदिर की बात करें नैना कुठार, जो कि मध्य प्रदेश में है ना। उसके बाद है दशावतार मंदिर जो है ईंटों का निर्मित है, देवगढ़ और ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है कि शिव मंदिर की बात करें तो खो यानी कि नगौद मध्य प्रदेश में है। और लक्ष्मण मंदिर जो है ईंटों का निर्माण होता है यानी भीतर गांव में कानपुर उत्तर प्रदेश। तो ये उतना महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी पूछा जाता है कभी कभी, तो इसलिए इसको ध्यान देना जरूरी है। कहता है कायस्थों का सर्वप्रथम है वर्णन जो होता है यज्ञ वाक्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कार्यस्थल में सर्वप्रथम वर्णक और अष्टम स्मृति से मिलता है। विंध्य जंगल में शबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य चढ़ाते। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि किस जाति के लोग जो होता है वह मनुष्य का जो है मनुष्य चढ़ाते थे, तो शबर जाति है ना, देख सकते हैं शबर जाति है। नेक्स्ट है कि देखिए भाग गया। नेक्स्ट है कि पहली बार जो है किसी सती होने का प्रमाण जो है 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। आपसे पूछा जाएगा कि सती प्रमाण जो है कब मिला था, 510 में, और किस गुप्त में, तो कह सकते हैं भानुगुप्त एरन अभिलेख से मिलता है। कहता है जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था और वृद्धि योग को कुटुंब को कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य है अनुयायी और ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं गुप्त साम्राज्य से वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और ये इन्होंने इसे जो है राजधर्म बनाया, ठीक। कहता है विष्णु वाहन जो है वो कौन थे, गुरुर गुप्तो है ना, गुरुर गुप्तो का राज चिन्ह था। और कहता है कि गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जो है जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है और यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता के निर्माण जो है कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष रह गया है, जिसमें गुफाओं का 16 एवं 17 गुप्तकालीन है, ठीक। कहता है कि इसमें गुफा संख्या 16 उत्कीर्ण परंपरागत राजकुमारी का चित्र है, प्रशासनीय है। गुप्त संख्या जो है 17 है, चित्र का चित्रशाला कहा गया है और इस चित्रशाला के बुद्ध जन्म जीवन महानिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित जो है चित्र उद्धृत किए गए हैं, ठीक। और नेक्स्ट है कि अजंता की गुफाएं बोध गया है ना, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल से निर्मित अन्य गुफा जो है बौद्ध गुफा है, जो कि बौद्ध जिलाधार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। दोस्तों धुंधला लगता होगा, लेकिन अगर आपके पास जुनून है तो फिर आप मेहनत और कर सकते हैं कठिन से। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित जो है पंचतंत्र है। आप जान गए होंगे कि विष्णु शर्मा क्या लिखे थे, पंचतंत्र लिखे थे। संसार कहता है कि संस्कृत को संसार में सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता था। बाइबिल के बाद जो है इसका कौन सा स्थान था, दूसरा था, ठीक। कहता है इसे 5 भागों में बांटा गया था। मित्रभेद कर सकते हैं, मित्र लाभ कर सकते हैं, संधि विग्रह कर सकते हैं और लब्ध से प्रसारण करता है, अपरिच्छाकृत कहते हैं आर्यभट्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे। तो आर्यभट्ट एक लिखे आर्यभट्टीय पुस्तक लिखे थे और एक सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे, ठीक। उसने जो है सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट जो है पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने जो है घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूरती है। बराहमिहिर ने बृहद संहिता और प्रसिद्ध होता है बृहज्जातक और लघु जातक की रचना की। बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या और वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषय में चर्चा की गई है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा की कि न्यूटन के सिद्धांत के पूर्व जो है कल्पना की और प्राकृतिक के नियम के अनुसार सभी वस्तुएं जो होता है गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुप्त काल में
कहता है पलकौन कौन जो है पशु चिकित्सा में हास्य युर्वेदिक लिखा है। नवीनतम की रचना गुप्त काल में की गई थी, ठीक की गई है। कहता है कि इस काल में है ना, इस पुस्तक में नुस्खे सूत्र और उपचार विधियों दी गई है। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई और इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की जो है शासकीय भाषा है। आपसे पूछा जाएगा कि शासकीय राजाओं की भाषा कौन सी है, तो आप कह सकते हैं संस्कृत। उसके बाद है नेक्स्ट है कि गुप्त काल में चांदी के सिक्कों का रूपिका कहा गया है और यज्ञवल्ल्या, नारद और कात्यायन और बृहस्पति स्मृति की रचना गुप्त काल में हुई है। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं। तो दोस्तों हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मंदिर बनाने की कला का जन्म जो है गुप्त काल में ही हुआ है ना। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ है और गुप्त वंश के शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। गुप्त काल लैलिक जो है साहित्य के सर्जना के लिए स्मरणीय है और भास की तरह जो नाटक इसी काल में है। शूद्र का लिखा नाटक होता है मृच्छकटिकम, जो है यह माटी के खिलौने हैं। मृच्छकटिकम मतलब होता है यह माटी के खिलौने जिसमें जो है निर्धन ब्राह्मण के साथ जो है वेश्या का प्रेम वर्णित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि प्राचीन नाटक में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है कालिदास की कीर्ति अभिज्ञानम शकुंतलम, जो है राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम की कहानी की कथा, यानी कि प्रेम की कथा है। द्वितीय भारतीय रचना है जिसका जो है अनुसार यूरोपीय भाषा में हुआ। ऐसी प्रथम रचना है भागवत गीता। संस्कृति उपलब्ध के कारण गुप्त काल में भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो आप इजीली कह सकते हैं गुप्त काल को कहा जाता है। तो पढ़ने के बाद जो होता है यही सब होता है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आता है। देखिए नेक्स्ट है नगरों का क्रमिक पतन जो है गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वाकाटक राजवंश, है ना। वाकाटक राजवंश जो है इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। वाकाटक जो है राजवंश की स्थापना, देखिए स्थापना देखना है, अंतिम शासक देखना है और संस्थापक देखना, यही सब तो महत्वपूर्ण देखा जाता है। तो वाकाटक के राजवंश की स्थापना जो है 255 ईसा पूर्व की लगभग विंध्य शक्ति, है ना, नामक व्यक्ति ने की थी और इनके पूर्वज जो है सातवाहन थे। किनके पूर्वज, तो आप कह सकते हैं वाकाटक का, ठीक। सातवाहन के अधीन बराबर कहता है विदर्भ के स्थानीय शासक थे, है ना, विदर्भ के स्थानीय शासक थे। विंध्य शक्ति के पश्चात है उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम 275 से 375 ईस्वी में शासक हुआ था, है ना। वाकाटक जो है वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की और पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध किए थे, ठीक। इसने 4 अश्वमेध किए थे। देखिए जो क्वेश्चन नहीं आने वाला है यह आता है, फिर भी हम लोग एक एक पॉइंट पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन भी से आ जाए तो हम लोग उसको कवर कर सकते हैं। कहता है प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक जो है साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया था। प्रथम शाखा तथा वशीय वर्षगुल्म और शाखा, दोनों जो शाखाओं ने समांतर रूप में शासन किया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रधान शाखा के प्रमुख राजा थे रुद्रसेन प्रथम। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा रुद्रसेन प्रथम जो है वह कब से कब तक, तो 335 से 360 ईस्वी तक रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रभावती, है ना। प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल था 390 से 410 और दूसरा बात करें हम प्रवेशसेन, है ना, प्रवेशसेन द्वितीय 410 से 440 ईस्वी में, नरेश सेन 440 460 और पृथ्वी सेन द्वितीय 460 से 480, है ना। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह कहता है वाकाटक जो है नरेश रुद्रसेन और द्वितीय ने किया। वाकाटक को राजगुप्त जो है एक शक राज्यों के बीच था और राज्यों को जो है विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध का स्थापित किया, ठीक। उसके बाद है कि विवाह के, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि विवाह के कुछ समय बाद रुद्रदमन द्वितीय की मृत्यु के हो चुकी थी। चूँकि इसके दोनों जो है पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन जो है आवश्यक
उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे अवयस्क थे और अतः बात करें हम प्रभाती गुप्ता ने शासन संभाला और यह काल जो है वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा था। ठीक, कहता है कि प्रभाती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद जो है उसका कनिष्क पुत्र दामोदर है ना, दामोदर सेन प्रवर सेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक, तो देखिए उतना क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन हम लोग क्या किए हैं कि एक मिशन ही है कि एक एक पॉइंट को लेकर चलना है, तो इसलिए हम लोग लगे हुए हैं। पृथ्वी सेन जो है द्वितीय जो है वाकाटकों की प्रधान शाखाओं का अंतिम शासक था। अब देखिए पृथ्वी सेन द्वितीय जो था वह वाकाटक के क्या था, प्रधान शासक, अंतिम शासक थे। देखिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो होता है ना, अब बात करें इसके बाद जो होता है उसका राज वासिम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला जाता है। इस चीज़ को समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वासिम शाखा के वाकाटक। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वाकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना जो है 330 ईस्वी में सम्राट प्रवर सेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी और इसने जो है बतसगुल नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना बतसगुल महाराष्ट्र के अकेला जिले में आधुनिक वसीम में स्थित है। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वसीम है ना, तो वसीम शाखा के प्रमुख राजा सर्वसेन विंध्या शक्ति द्वितीय 350 से 400 ईस्वी में, प्रवेश सेन द्वितीय ने 400 से 415, हरिसेन 475 से 510। हरिसेन वासिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह वाकाटक जो है वंश का अंतिम ज्ञात शासक है। ठीक, नेक्स्ट है कि वाकाटक वंश की राजा प्रवेश सेन द्वितीय ने मराठी जो है प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की तथा सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ नामक संस्कृति की विदर्भी शैली का पूर्ण विकास जो है वाकाटक नरेश के दरबार में हुआ था। तो हम लोग इस प्रकार जो है क्या किए, पढ़ने का काम किए। अब लोग हम जो है नेक्स्ट देखेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन आ जाए तो क्या हो, छूटे नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है कि कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवेश सेन द्वितीय के राजसभा में निवास किया था और उसने सेतुबंध संशोधन किया था और विदर्भी शैली जो है अपनी काव्य मेघदूत लिखा था। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि मेघदूत के लिखा था, है ना, मेघदूत के लिखा था, तो कालिदास है ना, कालिदास ने कुछ प्रवेश सेन द्वितीय राजसभा में निवास किया था और वहाँ उन्होंने अपने सेतुबंध का संशोधन किया तथा विदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा था। तो मेघदूत के लिखा था, तो कालिदास लिखा था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि वाकाटक नरेश जो है यानी कि ब्राह्मण धर्मावलंबी थे और शिव एवं विष्णु के उपासक थे। आपसे पूछा जाएगा कि वाकाटक नरेश जो था वह किनके उपासक थे, तो शिव और विष्णु के उपासक थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वाकाटक जो है नरेश जो है पृथ्वी सेन द्वितीय के समंत व्याघ्रदेव ने नाचने के लिए जो है मंदिर का निर्माण किया था। ठीक, उसके बाद है कि अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा बिहार और 19वीं जो है गुहा क्षेत्र का निर्माण वाकाटकों के शासक द्वारा निर्माण हुआ। ठीक, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए थोड़ा सा हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पुष्पवती वंश का वर्धन वंश। ठीक, तो थोड़ा हम लोग फास्ट कर रहे हैं और आप भी फास्ट रहें। गोत वंश के पतन के बाद है जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ था उनमें से मैत्रक, मोखरी और पुष्पवती, प्रवर्ती, गुप्त और गौर प्रमुख है और इन राजवंशों में पुष्पवती वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्पवती जो है वती वंश के संस्थापक पुष्पवती है ना, पुष्पवती जो है इनकी राजधानी जो है थानेश्वर हरियाणा प्रांत कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान थी। कहता है प्रभाकर प्रधान इस वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता था और इसी प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने ब्रह्मभट्टकार एवं महाधीराज जैसी सम्मानजनक जो है उपाधि धारण की। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं
कहता है कि प्रभावर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तक एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुआ था। और राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा जो है किससे किया था? कहता है ग्रह वर्मा के साथ किया था। देखिए क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारा मकसद है कि इसको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते रहना है। मालवा के शासक जो है देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री की बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तो राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला और परंतु देवगुप्त ने मित्रगोर नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। नेक्स्ट देखते हैं कि शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष बोध गया को काटवा दिया था। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। ठीक, अब कहता नेक्स्ट कि हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने जो है परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन उतना सीरियसली अभी नहीं ले रहे हैं और हम लोग पढ़ लेंगे तो थोड़ा क्या होता है कि अगर पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग इसको इजीली पकड़ सकते हैं। ठीक, कहता है हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा जो है उसने अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? हर्ष की पराजित हुई थी। ठीक, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन है पूछा जाता है कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच कहाँ हुआ था युद्ध? नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? हर्ष की क्या था? पराजित हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि चीनी यात्री जो है हैन सिंह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। देखिए ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और थोड़ा सा हम लोग आगे देख लेते हैं। हैन सिंह को यात्रियों में राजकुमार है ना, नीति पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ जो है संग्रह करने का जो उद्देश्य गया। देखिए ये पूछा जाएगा आपसे और पूछा भी गया है एक एग्जाम में, शायद एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि बताइए कि किसने जो है बौद्ध ग्रंथ का संग्रह जो है करके नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था, बौद्ध संग्रह करके उद्देश्य आया था। तो आप कह सकते हैं हैन सिंह। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीनी भेजे तथा 643 ईस्वी में 645 में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक बुद्ध के दंत अश्व बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष एवं कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हैन सिंह से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा के आश्रय और प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय नालंदा महाविहार जो है महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान की। ठीक, प्रधान केंद्र था। ठीक, कहता है हर्ष के समय जो है प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष का एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था और हैन सिंह स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बाणभट्ट हर्ष दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। बाणभट्ट जो के गुरुज थे भरचूर थे। आपसे पूछा जाएगा, देखिए कि बाणभट्ट के गुरु कौन थे? भरचू थे और बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। आप देखिए बाणभट्ट के थे हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कादम्बरी की रचना किसने किया था? तो आप इजीली कह सकते हैं बाणभट्ट। कहता है कि प्रियदर्शिका है ना, रत्नावली, आप समझ सकते हैं प्रियदर्शनी, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक की ये ग्रंथ जो है रचना की हर्ष ने की थी। अब हर्ष क्या किए थे? 3
जो है ग्रंथ नाटक की रचना की थी। कहा जाता है कि धावक है ना नामक कवि ने हर्ष से पुस्तक लेकर उसने अपने ये तीनों नाटक लिख दिए और हर्ष भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक ही। कहता है हर्ष के अधीनस्थ कहता है कि शासक महाराज महासमंत कहे जाते थे। हर्ष मंत्री परिषद की मंत्री सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत में भक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भोक्ति का शासक राजस्थानीय जो है उपरिक एवं राष्ट्रीय, ठीक, तो राष्ट्रीय महोत्सव है ना, राष्ट्रीय जो है कहलाता था। इनके भोक्ति विभाजन कहता जिले में हुआ था और जिले की संज्ञा के विषय में जो है जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ठीक, उसके बाद है ग्राम जो है शासन की सबसे छोटी इकाई है क्या था, ग्राम शासन प्रधान। और कहते हैं नेक्स्ट है कि ग्राम छपटालिक कहा जाता है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है कि पुलिस कर्मियों का चाट या भाट कहा जाता था। दंडपाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारी में बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत और महाबलाधिकृत कहा जाता था। ठीक, कहता है कि हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत जल पंप का उल्लेख मिलता है। तो इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हर्ष के समय जो है मथुरा सूती है ना, सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए जो है प्रसिद्ध था। हर्षचरित में प्रांत और शासकों के लिए जो है लोकपाल का शब्द आया था। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश। तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे पल्लव वंश थे। पल्लव वंश का संस्थापक बात करें हम तो सिंह विष्णु थे, जो कि 575 से 600 था। और कहता है इसकी राजधानी कहता है कि कांची है ना, कांची तमिलनाडु कांचीपुरम था और वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक, तो वैष्णव धर्म का अनुयायी कौन थे, तो ये जो थे पल्लव वंश के वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। सिंह विष्णु ने अवंती सिंह की उपाधि धारण की। सिंह विष्णु ने कहता है मल्लपुरम में आदि बड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था। और कहता है किराता जुन्निया के लेखक जो होता है वह भारवी थे। ठीक, भारवी कहता है कि सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश जो है प्रमुख शासक थे क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि 600 से 630 ईस्वी थे, और नरसिंह वर्मन जो थे प्रथम थे और 630 से 668 महेंद्र वर्मन जो थे द्वितीय 668 670। परमेश्वर वर्मन जो है वह प्रथम जो है 670 से 700 था। नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है 700 728 और नंदी वर्मन 730 से 800, मतलब इसी प्रकार था। और आप जो है इसको इजीली जो है आप चाहे तो आप याद कर सकते हैं। याद करने का मतलब होगा कि आप 2 4 5 बार देखेंगे, रिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। महेंद्र वर्मन है ना, थोड़ा हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जान गए हैं कि मत जो है यहाँ पर कि मत विलास जो है प्रहसन की रचना जो है महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी जो है, परंतु बाद में तामिल है ना, तमिल की बात करें तमिल संत अपर प्रभाव में आकर शिव बन गया था। ठीक, महाबलीपुरम के एकाश्रम जो है मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है, और यह निर्माण जो है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक, वहीं बात करें हम कि रथ मंदिरों की संख्या 7 थी। रथ मंदिरों की संख्या कितनी थी, 7 थी। रथ मंदिर में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें से किसी प्रकार का अलंकरण जो है नहीं मिलता है। उसके बाद है कि बात पिकोंड एवं महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। इसके शासनकाल में चीनी यात्री हुनसेंग तोसंग कांची आया था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है
परमेश्वर वर्मन प्रथम जो है शैव नुयायी था और उसने जो है लोकदित्य, एक मल्ल, कतरंजय और अत्यंत काम्य और उग्रदंड और गुणभाजक आदि की उपाधि ग्रहण की। उसने जो है मलपुरम जो है गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। परमेश्वर जो है वर्मन प्रथम विद्या मंदिर प्रेमी है ना, विद्या प्रेमी भी था और उसने जो है विद्या विनती की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक, तो दोस्तों हम लोग जो है यहाँ तक पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आप भी जो है हमारे साथ पढ़ते जाए और आगे बढ़ते जाएं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि अरबों के आक्रमण के समय जो है पल्लव का शासक नरसिंह वर्मन जो है द्वितीय था। उसने जो है राजा सिंह जो है राजाओं के सी, ठीक, कहता है अग्रम प्रिय शास्त्रों का प्रेमी जो है शंकर भक्त शिव का उपासक की उपाधि धारण की थी। कांची जो है कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कांची के जो है कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे राज जो है सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता था और इसी मंदिर के निर्माण में दरवेश स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। तो देखिए दोस्तों, जो नहीं पूछा जाता है उतना तो हम लोग फास्ट थोड़ा सा भाग रहे हैं। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया। कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की कहता है आदमकद तस्वीरें लगी है। ठीक, नेक्स्ट है कि 10 कुमारचरित के लेखक दांडी नरसिंह द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर जो है मंदिर और बैकुंठ जो है पेरुमाल है ना, पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन ने द्वितीय। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा है कि यहाँ पर बताया गया है कि पेरुमाल जो है मंदिर का निर्माण जो है नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक, कहता है प्रसिद्ध वैष्णव संत जो है तिरुमरग जो है अलवार जो है, अब बात करें हम तो नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। ठीक, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग जो है इसको छोड़ने वाले में से नहीं हैं। नंदी वर्मन जो है तृतीय मतानुयायी था है ना, और उसने जो है राज्यसभा में तमिल भाषा में प्रसिद्ध कवि संत जो है और पेरू देवन निवास करता था और जिसने जो है भारत बनवा नामक ग्रंथ रचना की थी। पल्लव वंश का अंतिम शासक जो था कंपा जो है वर्मा था, जो कि 948 से 980 था। तो दोस्तों हम नेक्स्ट पढ़ेंगे चोल वंश। और हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए, क्योंकि आज हम विशेष पढ़े नहीं, सिर्फ हम पढ़ते चले गए हैं। और आप लोग भी है बहुत अच्छे तरीके से जो है रिवीजन और पढ़ाई करें। और जहाँ रहता है क्वेश्चन बनने का हम लोग पढ़ते हैं, बनाते हैं, जहाँ नहीं रहता है वहाँ हम फास्ट बढ़ते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।